हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज ब्लॉक 1 डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज यूनिट 4 क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन स्टार्ट करने वाले हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है चेकलिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ये होता क्या है, किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है और या हम कह सकते हैं स्टेप्स क्या है, उसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला आता है पास्ट रिकॉर्ड, फिर आता है अथॉरिटी, स्कोप, ट्रीटमेंट, अरेंजमेंट, स्पेशल फीचर्स, फॉर्मेट, बुक रिव्यूज़, लिमिटेशंस एंड लास्टली कंक्लूजन। इग्नू के बुक में आपको कुछ टॉपिक और दे रखे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रेफरेंस सोर्सेज, उसके कुछ टाइप्स जैसे कि बिब्लियोग्राफीज, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, ईयर बुक एंड एल्मेनिक्स, डायरेक्टरीज, जोग्राफिकल सोर्सेज, बायोग्राफिकल सोर्सेज। नेक्स्ट हमारा आ गया अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज के भी कुछ टाइप दे रखे हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक, हैंड बुक्स एंड मैनुअल्स, ठीक है, ट्रेड कैटलॉग, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन करंट अफेयर्स, प्राइमरी पीरियोडिकल्स, रिव्यूइंग पीरियोडिकल्स। तो बेसिकली हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हम मान लो इंसाइक्लोपीडिया लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइब्रेरी में, तो किस तरीके से हम लेकर आएंगे। ठीक है, अब लाइब्रेरियन के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो एक एक लाइन बैठ के पढ़ेगा, या जल्दी से वो कैसे इवेल्युएट कर सकता है कि कौन कौन सी बुक अच्छी होगी या कौन सा इंसाइक्लोपीडिया बेस्ट है जिससे वो अपनी लाइब्रेरी में ले सके। ठीक है, तो ये डिफरेंट उसके सोर्सेज थे जिसको वो एक्वायर कर सके, उसको ले सके, अपनी लाइब्रेरी में रख सके यूजर्स के लिए। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस स्टेप्स पे रहेगा, या मेन कह सकते हैं प्रोसेस पे रहने वाला है। आप लोग प्रोसेस पे ध्यान से देखना, जितने भी यहाँ पे टाइप्स लिखवाए गए हैं, चाहे बिब्लियोग्राफीज हो, इंसाइक्लोपीडिया हो, डिक्शनरी हो, उसके स्टेप्स हमारे सेम रहने वाले, आप उसके पर्सपेक्टिव से लिख दोगे। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के किस तरीके से आपको प्रॉपर लिखना है आंसर और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि लाइब्रेरी में हमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन लेना होता है, डिफरेंट तरीके के सोर्सेज लेने होते हैं, जैसे कि बायोग्राफीज लेनी होती है, डिक्शनरीज लेनी होती है, टेक्स्ट बुक लेनी होती है। ठीक है, तो लाइब्रेरियन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा होल बुक पढ़े। ठीक है, बट अगर लाइब्रेरियन एक किसी भी टेक्स्ट बुक को एक्वायर करना चाहता है, लेना चाहता है यूजर्स के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट फॉलो करेगा। ठीक है, उसको लेने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ वो उसका मतलब रेलेवेंट डाटा को इकट्ठा करेगा, गैदर करेगा, और बेस्ड ऑन जो उसने डाटा इकट्ठा करा है ना, वो कंक्लूजन तक पहुंचेगा कि वो उसे बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। चेकलिस्ट इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज लाइब्रेरी के पास इतना बजट नहीं होता कि वो सारी बुक परचेज कर सके। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ ये भी ज़रूरी नहीं कि सारी बुक एक्यूरेट हो, ठीक हो, उसमें एरर ना हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। आइए अब हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, चेकलिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन। अब ये क्या होता है उसको देखते हैं। फॉर इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस बुक द अथॉरिटी हैव प्रिपेयर्ड अ चेकलिस्ट which include past record of the publisher, authority, scope, treatment, arrangement, index, special features, book reviews, limitations, format and conclusion। किसी भी रेफरेंस बुक को इवेल्युएट करने के लिए अथॉरिटी एक चेकलिस्ट बनाती है, जिसके अंदर उसका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है, पब्लिशर का, अथॉरिटी देखी जाती है, स्कोप देखा जाता है, ट्रीटमेंट देखा जाता है, इसका अरेंजमेंट कैसा है, इंडेक्स कैसा है, ठीक है, स्पेशल फीचर क्या है उस बुक की, बुक रिव्यू देखा जाता है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, ओके, फॉर्मेट किस फॉर्मेट में है बुक, और लास्टली कंक्लूजन कि वो उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये देखा जाता है। इसको डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्या है, किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है। फर्स्ट आता है पास्ट रिकॉर्ड। अभी क्या होता है उसको देखते हैं। इफ़ द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द पब्लिशर इज़ फाउंड टू बी गुड, then it became easy to decide about the procurement of the book. On the other hand, if publisher is new, little known or unknown, then it became essential to read the review about the book before taking a final decision. अगर हम कोई भी बुक परचेज कर रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि पब्लिशर का पास्ट रिकॉर्ड देखना। पब्लिशर का पास्ट रिकॉर्ड अगर ठीक होता है
तो डिसीज़न लेना बहुत आसान हो जाता है बुक को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, पब्लिशर अगर न्यू है या थोड़ा बहुत लोग जानते हैं या जानते ही नहीं है, तो हमें ज़रूरी होता है उसका बुक रिव्यू रीड करना, रिव्यू चेक करना कि वो ठीक है या नहीं, या उसे लेना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है अथॉरिटी। अभी क्या होता है उसको देखते हैं। द अथॉरिटेटिवनेस ऑफ द रेफरेंस बुक इज यूजुअली जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, रेपुटेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर, compiler and the editor responsible for the book, and the reputation, experience and the past record of the publisher, corporate body। इस पॉइंट का मतलब यह है कि रेफरेंस बुक की जो अथॉरिटेटिवनेस है, जो जज की जाती है किसके बेसिस पे, उसकी क्वालिफिकेशन, रेपुटेशन, एक्सपीरियंस, किसी भी ऑथर की, कंपाइलर की, एडिटर की, रिस्पॉन्सिबल होती है बुक की। जो बुक लिख रहा है वो कितना एक्सपीरियंस है, उसे उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है भी या नहीं, या हम कह सकते हैं कितना क्वालिफाइड है, इसलिए उसकी क्वालिफिकेशन देखी गई। रेपुटेशन कितना जाना माना है, या हम कह सकते हैं कितने सालों से वो उस चीज़ पे काम कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस है उसका, तो ये भी निर्भर करता है। जो रेपुटेशन होती है और एक्सपीरियंस होता है और पास्ट रिकॉर्ड कह सकते हैं, पब्लिशर का और कॉर्पोरेट बॉडी का, दोनों का ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्कोप। अब इसके पॉइंट समझते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट स्कोप, we generally take into account the subject, geographical area, time span, form of the document, language, target user, etc। अगर मैं इसके स्कोप की बात करूँ तो जनरली हम क्या देखते हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि इसका जोग्राफिकल एरिया क्या है, कौन सी जोग्राफिकल एरिया को वो कवर कर रहा है, ठीक है, टाइम स्पेन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसका डॉक्यूमेंट का फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में है वो डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है, बुक के फॉर्म में है, पीरियोडिकल की फॉर्म में है, कि किस फॉर्म में है, वो बेसिकली देखा जाता है। उसका लैंग्वेज क्या है, कितने लैंग्वेज में वो पब्लिश कर रहा है, ठीक है, कौन से मेजर लैंग्वेज में कर रहा है, ठीक है। टारगेट यूज़र किस पर्टिकुलर यूज़र के लिए है, या हम कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरियन के लिए है, या किसी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब टारगेट, कौन सा टारगेट यूज़र के लिए है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ट्रीटमेंट। अब इसको समझते हैं। द टर्म ट्रीटमेंट इम्प्लाइज, जो ट्रीटमेंट शब्द है उसका मतलब होता है थॉरोनेस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी, बाइस्ड, स्टाइल, इलस्ट्रेशन एक्सेट्रा, इसके बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। थॉरोनेस एंड कंप्लीट का मतलब होता है कि ध्यान से उसको पूरा होना चाहिए और ध्यानपूर्वक बनाया गया हो, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई फैक्चुअल एरर ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, या हम कह सकते हैं स्टाइलिस्टिक एरर ना हो उसके अंदर। स्टाइल, सिंपल वर्ड का इस्तेमाल हो, टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल ना हो, मतलब उसको अच्छे से यूज़र्स के लिए हेल्पफुल हो समझने के लिए। बायसनेस मतलब बायस फ्री हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अरेंजमेंट। अभी क्या होता है उसको देखते हैं। इसका पहला पॉइंट, देयर आर टू टाइप ऑफ अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लेटर बाय लेटर, दूसरा होता है वर्ड बाय वर्ड। ये टू टाइप्स के होते हैं। In a letter by letter arrangement, a term composed of two or more words is considered as a one word as if there is no gap in between. On the other hand, in a word by word arrangement, each word of the terms is considered separately. लेटर बाय लेटर अरेंजमेंट के अंदर कोई भी एक टर्म है, ठीक है, वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर उसके बीच में गैप नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक वर्ड कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन वर्ड बाय वर्ड अरेंजमेंट के अंदर हम हर एक टर्म को अलग अलग सेपरेटली उसको कह सकते हैं, कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्पेशल फीचर्स। एक एक करके इसका पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, सम यूनिक फीचर्स विच अदर्स डू नॉट हैव। जितने भी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं ना, सोर्स होते हैं, उसकी एक यूनिकनेस होती है उनके अंदर, ठीक है, जो दूसरे के अंदर नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम यूनिक फीचर्स and mode of updations, presence of bibliographies, supplements, appendix, etc. are also considered as a special feature. कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर यूनिकनेस के साथ साथ उसका टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर बिब्लियोग्राफीज मेंशन हो, सप्लीमेंट उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, अपेंडिक्स होना चाहिए, ठीक है, ये भी कंसिडर किया जाता है स्पेशल फीचर के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फॉर्मेट। अभी क्या होता है उसको देखते हैं। फॉर्मेट टेक्स इनटू अकाउंट बाइंडिंग, क्वालिटी ऑफ पेपर, फॉन्ट, पेज मेकअप एंड इलस्ट्रेशन।
बेसिकली हम फॉर्मेट के अंदर बाइंडिंग देखते हैं कि उसकी बाइंडिंग कैसी है, क्वालिटी, पेपर का क्वालिटी कैसा क्या है, फॉन्ट क्या है, पेज कैसा है, एक तरीके से एलिस्ट्रेशन है कि नहीं है उसके अंदर, ये सारी चीज़ देखते हैं। अब इसको डिटेल में देखते हैं। बाइंडिंग, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बाइंडिंग सच एज पेपर बाइंडिंग, क्लोथ बाइंडिंग, रेक्सीन बाइंडिंग, हाफ लेदर बाइंडिंग, फुल लेदर बाइंडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि डिफरेंट टाइप के बाइंडिंग्स होते हैं, जैसे कि क्लोथ बाइंडिंग, पेपर बाइंडिंग, रेक्सीन बाइंडिंग, हाफ लेदर बाइंडिंग या फुल लेदर बाइंडिंग। ये डिफरेंट टाइप के बाइंडिंग्स हैं। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। बुक्स that are used heavily and for a longer period of time require durable binding such as half leather binding or full leather binding. On the other hand, books that are used less often and for a shorter period of time usually require less costly binding such as paper binding. बुक्स जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हेविली इस्तेमाल होती है, तो उसको ड्यूरेबल बाइंडिंग की ज़रूरत होती है लंबे पीरियड तक चलने के लिए। ठीक है, उसमें ऐसी बुक एक्वायर कर सकते हैं जिसका हाफ लेदर बाइंडिंग हो, या हम कह सकते हैं फुल लेदर बाइंडिंग हो। ठीक है, जो ज़्यादा टाइम तक चल सके। ठीक है, अगर मान लो शॉर्ट पीरियड के लिए, कम टाइम के लिए उसको इस्तेमाल करना है, तो पेपर बाइंडिंग भी होगी तो भी चलेगा। फॉर्मेट का हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वालिटी ऑफ पेपर। इसका पहला पॉइंट समझते हैं। बुक्स आर प्रिंटेड ऑन वेरियस टाइप ऑफ पेपर सच एज न्यूज़ प्रिंट, बॉन्ड पेपर, बुक पेपर, मैगजीन पेपर। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के पेपर्स होते हैं जो कि आपने देखे। जितनी भी शॉर्ट ड्यूरेबल बुक्स होती है ना, जो कम टाइम के लिए होती है, जो बहुत कम यूज़ होती है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं लो क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेबल के लिए। और जो लॉन्ग ड्यूरेबल बुक्स होती है ना, उसकी क्वालिटी, पेपर का क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फॉन्ट। इसका पहला पॉइंट समझते हैं। फॉन्ट्स ऑफ न्यूमरस टाइप्स एंड साइज आर यूज फॉर प्रिंटिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट का इस्तेमाल होता है और डिफरेंट साइज के फॉन्ट का इस्तेमाल होता है। बुक्स प्रिंटेड विथ सच फॉन्ट्स विच आर सूथिंग टू आईज शुड बी प्रेफर्ड, मतलब जो आंखों के लिए ना आरामदायक हो, उस साइज का फॉन्ट इस्तेमाल होना चाहिए या उस स्टाइल का फॉन्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पेज मेकअप। अभी क्या होता है उसका पहला पॉइंट, those books should be preferred which have interline and interword space. इस पॉइंट का मतलब यह है कि बुक हमें ऐसी लेनी चाहिए जिसमें इंटरलाइन स्पेस हो और इंटरवर्ड स्पेस हो। सेकेंड पॉइंट, इन एवरी प्रिंटेड पेज देयर इज़ अ लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। कोई भी प्रिंटेड पेज हो ना, उसमें लेफ्ट मार्जिन भी होना चाहिए, राइट मार्जिन भी होना चाहिए, टॉप मार्जिन भी होना चाहिए और बॉटम मार्जिन भी होना चाहिए। द मार्जिन शुड बी सफिशिएंटली वाइड। जो मार्जिन होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, आप ये मान लो। ठीक है, इफ़ द लेफ्ट मार्जिन इज़ टू नैरो, अगर जो लेफ्ट साइड का मार्जिन होगा ना कम होगा, ठीक है, द सम पोर्शन ऑफ द मैटर और एलिस्ट्रेशन मे नॉट बी विजिबल इफ़ द पेजेस आर सॉन फॉर रीबाइंडिंग। तो हम कह सकते हैं कि जो कुछ पोर्शन होगा ना उस मैटर का, जो उस पर लिखा होगा या एलिस्ट्रेशन होगा ना, वो विजिबल नहीं होगा अगर उसकी सिलाई होगी तो। ठीक है, रीबाइंडिंग के लिए। ड्यूरिंग बाइंडिंग द टॉप, बॉटम, राइट मार्जिन आर ऑल्सो कट ऑफ टू टेक द एजेस टोटली यूनिफॉर्म। इस पॉइंट का मतलब है कि बाइंडिंग के दौरान हम कह सकते हैं कि टॉप की तरफ से, बॉटम की तरफ से, राइट की तरफ से भी मार्जिन कट किए जाते हैं एक यूनिफॉर्म में करने के लिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। इफ़ द मार्जिन आर टू नैरो सम पोर्शन ऑफ द मैटर में कट। ठीक है, अगर मार्जिन कम होंगे ना तो कट जाएंगे, ऊपर की तरफ से भी कट जाएगा, नीचे की तरफ से भी कट जाएगा, अगर उसके मार्जिन कम होंगे तो। दस बुक्स विथ वाइड मार्जिन आर प्रेफरेबल कंपेयर टू बुक्स विथ नैरो मार्जिन। एक तरीके से वाइड मार्जिन ज़्यादा प्रेफरेबल माने जाएंगे नैरो मार्जिन से के कंपैरिजन में। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एलिस्ट्रेशन। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एलिस्ट्रेशन सच एज फ्रंटिस्पीस, प्लेट, फोटोग्राफ, पोर्ट्रेट, मैप, प्लेन, फैक्सिमिली, टेबल, चार्ट एंड डायग्राम। देयर आर फाउंड इन बुक्स। मतलब डिफरेंट टाइप के एलिस्ट्रेशंस, आपके ज़्यादा से ज़्यादा एलिस्ट्रेशन उसके अंदर शामिल होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट टाइप के एलिस्ट्रेशंस थे तो वो उसके अंदर शामिल हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
दीज एलिस्ट्रेशन मे बी इन ब्लैक एंड वाइट और इन कलर। जो एलिस्ट्रेशन होते हैं ना वो आपके ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कलर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इन मैनी केसेस कलर एलिस्ट्रेशन सर्व द बेटर पर्पज देन ब्लैक एंड वाइट एलिस्ट्रेशन। कहने के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कलर एलिस्ट्रेशन ज़्यादा प्रेफर्ड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बुक रिव्यूज़। अब ये क्या होता है उसको देखते हैं। बुक रिव्यूज़ आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन एसेट्रा। जो बुक रिव्यू होता है ना वो कहाँ पब्लिश होता है, या तो न्यूज़पेपर में होगा या जर्नल में होगा या तो हम कह सकते हैं मैगजीन्स में होता है, ठीक है, और डिफरेंट जगह पे भी हो सकता है। देयर आर इवन बुक रिव्यू पीरियोडिकल्स। कुछ बुक रिव्यू पीरियोडिकल्स होते हैं विच पब्लिश ओनली बुक रिव्यूज़, जो सिर्फ बुक रिव्यू ही पब्लिश करते हैं। बुक रिव्यूज़ आर रिटन बाय स्कॉलर। जो बुक रिव्यू होते हैं वो स्कॉलर द्वारा लिखे जाते हैं एंड मैनी पीपल ऑफ एमिनेंस, और जो फेमस पर्सन होते हैं ना वो लिखते हैं। हेंस बुक रिव्यू मस्ट बी गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस वाइल इवैल्यूएशन ऑफ बुक्स। एक तरीके से हम कह सकते हैं बुक रिव्यू इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, बुक रिव्यू होना ज़रूरी होता है बुक इवैल्यूएट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिमिटेशंस। अब ये क्या होता है उसका पहला पॉइंट, ऑल रेफरेंस बुक्स हैव सम लिमिटेशंस हाउएवर कंप्रिहेंसिव दे मे बी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हर एक रेफरेंस बुक के अंदर कुछ ना कोई लिमिटेशंस होती है। ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ अपने अंदर शामिल करके रखे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर लिमिटेशंस होगी। दिस वेरी पर्टिकुलर फिनोमिनन obliges library to procure more than one reference book of the same type with the hope that what is missing in one will be found in another। इस पॉइंट का मतलब ये है कि लाइब्रेरी जो होती है वो सेम टाइप के रेफरेंस बुक को एक और परचेज करती है, प्रोक्योर करती है, इस आशा से कि इस मटेरियल में अगर इस बुक में ये आर्टिकल नहीं मिला या ये टॉपिक नहीं मिला तो दूसरे वाले में मुझे ज़रूर मिल जाएगा, तो इसलिए वो परचेज करती है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है कंक्लूजन। अभी क्या होता है उसको देखते हैं। द ओवरऑल जजमेंट ऑन द रेफरेंस सोर्स इज टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन द कंक्लूजन वेयर बाय द अथॉरिटीज कंसर्न विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन अबाउट इट्स प्रोक्योरमेंट। द कंक्लूजन में बी रिटन पॉइंट वाइज। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो रेफरेंस सोर्सेज का जो ओवरऑल जजमेंट होता है ना वो कंक्लूजन पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। अथॉरिटी जो क्या कंक्लूज़न उसने निकाला है, ओवरऑल क्या उसका डिसीज़न है कि उसे लेनी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो कंक्लूज़न पे ही बेस्ड है, ठीक है। जो कंक्लूज़न जो होता है ना वो पॉइंट वाइज रिटर्न किया गया होता है। तो अभी तक हमने पढ़े कि हम किसी भी सोर्सेज को किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, जो चेकलिस्ट ऑफ इवेल्युएशन का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हम करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम चेकलिस्ट को इवेल्युएट करते हैं पर्टिकुलर सोर्स को, और एग्ज़ाम में हमें लिखना कैसे है, बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ वुड यू इवेल्युएट एन इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया को आप कैसे इवेल्युएट करोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया के बारे में लिखना पड़ेगा कि इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताओगे। जैसे आप लिखोगे इंसाइक्लोपीडिया और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। आइए अब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंसाइक्लोपीडिया आर जनरली कॉस्टली पब्लिकेशन। इंसाइक्लोपीडिया बेसिकली हम कह सकते हैं कॉस्टली पब्लिकेशन होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया आर ऑल्सो मैनी। जो नंबर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया होता है ना बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, मैनी हो सकते हैं। द मल्टी वॉल्यूम जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन इंग्लिश आर क्वाइट अ फ्यू इन द मार्केट। एक तरीके से मल्टी वॉल्यूम जनरल इंसाइक्लोपीडिया इंग्लिश के अंदर बहुत कम है मार्केट के अंदर, जैसे कि द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, चैम्बर्स इंसाइक्लोपीडिया, कॉयलर इंसाइक्लोपीडिया, ये डिफरेंट कुछ इंसाइक्लोपीडिया के नाम हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज इंसाइक्लोपीडियाज रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर विच मोस्ट लाइब्रेरीज कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, $1000 की होती है, जो एक लाइब्रेरी अफोर्ड करने नहीं कर सकती है, ठीक है। सारी की सारी एक साथ अफोर्ड ही नहीं कर सकती है वो, ओके। इन सच अ सिचुएशन चेकलिस्ट फॉर द इवेल्युएशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इज ऑफ रियल हेल्प।
एक तरीके से इस केस में हम इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो चेकलिस्ट होगा इंसाइक्लोपीडिया का इवेल्युएशन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं, सारी तो परचेज नहीं कर सकते, जो बेस्ट होगी उसमें से एक ही परचेज करेंगे, तो वही आपको कह रहा है। इंसाइक्लोपीडिया का फर्स्ट आप क्या चेक करने वाले हो? सबसे पहले पास्ट रिकॉर्ड। पास्ट रिकॉर्ड क्या किसका देखोगे? पब्लिशर का देखोगे कि पब्लिशर का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, जिससे ईजिली हम डिसाइड कर सकें कि हमें उसे परचेज करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन बताया, आप इंसाइक्लोपीडिया के पर्सपेक्टिव से लिख देना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अथॉरिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी में क्या बताओगे कि अथॉरिटी बेसिकली जो होती है वो किसके ऊपर बेस की जाती है? उसकी क्वालिफिकेशन, किसकी क्वालिफिकेशन, रेपुटेशन, एक्सपीरियंस किसी भी ऑथर का। जो इंसाइक्लोपीडिया का जो ऑथर है, कंपाइलर है, जो एडिटर है, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आप इंसाइक्लोपीडिया के पर्सपेक्टिव से लिखोगे। अगर मैं उसकी स्कोप की बात करती हूँ तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया में सब कुछ कवर करना इजी टास्क नहीं है। स्टिल अगर हम उसका कवरेज चेक करना चाहते हैं, पर्सन का कवरेज चेक करना चाहते हैं, तो 10 इंडियन नेम उसके अंदर शामिल होने चाहिए, जैसे अशोका, कालिदास, अकबर, सीवी रमन, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी, विनोबा भावे, राजा राम मोहन रॉय, एस चंद्रशेखर। तो आप ये देखोगे ये सारे के सारे कवर हैं या नहीं है। तो ये नंबर ऑफ जो पर्सन है ना, ये आपको आइडिया दे देंगे उसके कवरेज के बारे में। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करती हूँ, जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, थॉरोनेस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। इन टर्म्स हम कह सकते हैं कि फैक्ट के मामले में, या हम कह सकते हैं कि फिगर के मामले में। और आर्टिकल एक तरीके से बाइसनेस फ्री होने चाहिए। ठीक है, और एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टारगेट को कंप्लीट कर रहा है कि टारगेट को ले रहा है कि नहीं, उसके बिहाफ पर कर रहा है कि नहीं काम, वो भी देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है अरेंजमेंट। मोस्ट ऑफ दी जो इंसाइक्लोपीडिया होते हैं वो अरेंज होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो वो लेटर बाय लेटर भी हो सकते हैं और वर्ड बाय वर्ड अरेंजमेंट के थ्रू भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडेक्स। इंसाइक्लोपीडिया के अंदर इंडेक्स होना ज़रूरी होता है यूज़र की डिमांड को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्पेशल फीचर। तो डिफरेंट इंसाइक्लोपीडिया का अपना अपना यूनिकनेस हो सकता है, तो वो आप लिख दोगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आप उसकी बाइंडिंग चेक करोगे, पेपर की क्वालिटी क्या है, फॉन्ट साइज़ क्या है, ठीक है, पेज मेकअप क्या है, उसका इलस्ट्रेशंस क्या है, तो उसके बारे में भी आप डिटेल चेक करने वाले, उसको देखने वाले हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में आप देखोगे उसके अंदर क्या मिसिंग है, क्या कमी है, ठीक है, जो हमें दूसरे में मिल जाए। ठीक है, लास्ट हमारा आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन एक तरीके से आप मेंशन होना ज़रूरी है। सेकंड, आप उसे पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, ओवरऑल एक तरीके से जजमेंट किसके बेस्ड पे है? कंक्लूजन के बेस्ड पे है, जो अथॉरिटी लेती है और पॉइंट वाइज लिखी होगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जितना भी मैंने आपको ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन लिखवाया वो आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, बट उसके पर्सपेक्टिव से लिख देना। मतलब इंसाइक्लोपीडिया की बात हो रही है तो इंसाइक्लोपीडिया के पर्सपेक्टिव से आप लिख देना। अगर आपकी टेक्स्ट बुक की बात हो रही है तो आप टेक्स्ट बुक के पर्सपेक्टिव से लिख देना। आपके ये पॉइंट सेम रहने वाले हैं, बस किसके पर्सपेक्टिव से लिखना है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से आंसर लिखना है।